Assalamu alaikum. Beta, last time we started pH curves. Those curves, when we add acid to a base, or base to an acid, so how the pH changes with addition of a particular reagent to particular acid or base. तो उसमें जो pH में जो change आता है, उससे जो curve की जो shape बनती है, that is different for different cases. Strong acid, strong base में different shape होगी. Similarly, we can have 4 cases. उसमें ये वाला मामला होगा, तो हमें जो है उसमें जो है pH कर्व जो है पूरा आपको डेमोन्स्ट्रेट किया था कि इसकी शेप ऐसी क्यों होती है स्ट्रॉन्ग में, और जो है इसमें किस तरीके से मार्क्स एलोकेशन होती है, कितने मार्क्स की ये कर्व आ सकती है, तो हाउ वी नीड टू ड्रॉ इट एंड व्हाट इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड फॉर दैट. वी विल कंटिन्यू फॉर द सेम. जहाँ पे हमारे पास खत्म हुआ था वहीं से हम इसको स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास जो है दो नई चीजें आ रही है. एक है एंड पॉइंट. एंड पॉइंट इज अ वॉल्यूम ऑफ titrant which is used for न्यूट्रलाइजेशन. तो एंड पॉइंट जो है वो वॉल्यूम है जिसपे न्यूट्रलाइजेशन जो है कंप्लीट हो जाती है. द एसिड is completely neutralized या base is completely neutralized by the other region. But the equilibrium point is something else. equilibrium point जो है वो होता है हमारे पास एक particular pH होती है जब when both the reagents are exactly in same amount as per balanced chemical equation. और 30 मोल्स के जब आ जाएंगे तो उस वक्त जो pH होगी वो क्या होगी. ये जरूरी नहीं कि pH जो है वो उस वक्त 7 ही हो. इट कैन बी चेंज डिपेंडिंग ऑन द केसेस. तो केस जिस तरीके के होंगे उस तरीके से हमारे पास जो है इसमें उसकी जो pH है, जो इक्वेशन पॉइंट है, वो चेंज होता रहेगा. इस बात को जो है हम डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे आते हैं. ये इस तरीके से हमने कर्व बनाई थी. हम एक और बना लेते हैं कर्व जो है, और जो है आपको दिखा देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो है एक. Now today the topic is equilibrium point and end point. तो एक क्वेश्चन और देते हैं आपको. यहाँ पर हम क्वेश्चन ये है कि 250 centimeter cube of 0.05 molar H2SO4, 80 centimeter cube of 0.1 molar, 0.2 molar कर देते हैं इसको, sodium hydroxide added. तो draw pH curve. तो he will provide you the grade. तो उस ग्रेड पे आते हैं हम लोग, और उस ग्रेड पे पहले जो है हमें जो मार्क्स एलोकेशन करनी होती है और उस पर चलते हैं. तो जिस तरीके से हमें मार्क्स इसमें ऑब्टेन करने होते हैं, तो हमारे पास जो है पहला मार्क्स जो है वो pH, स्टार्टिंग pH क्या होगी, फाइनल pH क्या होगी, एंड द वॉल्यूम व्हिच इज रिक्वायर्ड, एंड द लास्ट मार्क इज फॉर द शेप ऑफ कर्व. तो पहला जो है हम pH जो है देखते हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग pH जो है वो कैसे निकालेंगे. फिर जो है हम एंड पे जो pH होगी वो हम कैसे मार्क करेंगे, और फिर जो तीसरी चीज है वो वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यूज जो होगा. तो आप ये देखें कि आप क्वेश्चन को रीड करें. 250 सेंटीमीटर H2SO4 मींस दिस इज इन फ्लास्क. ये फ्लास्क में है एंड यू हैव एडेड सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड बाद में आया, तो इससे पहले जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं था, सिर्फ यही था. इसकी pH निकालने के लिए आप जो है सिंप्लीफाइड फार्मूला यूज करेंगे. तो ओनली H2SO4 प्रेजेंट शुरू में. अगर ऐसा था तो उस वक्त जो है pH इसके निकालने के लिए तो हमारे पास एक H2SO4 जो है 1 H2SO4 provided you 2 hydrogen ions. Means whatever the concentration of H2SO4 is, if its concentration is 0.05, तो इसकी concentration कितनी होगी. So we know very well from the balanced chemical equation, if it is 1 then it is 2. So the concentration of H ion will become 0.1 molar. From this, if it is H ions concentration, so you need to use minus log on this side and on this side. ये बन जाएगा आपके पास pH और ये बन जाएगा 1. इसका मतलब आपके पास एक pH 1 आ गया. सेकंड जो है हमारे पास उसमें जो है 2 मोलर दिया उसने. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड
concentration is equals to OH ions concentration, which is equals to 0.2, he says. And for this, if we want to find the pH, तो हम लिखेंगे यहाँ पे Kw is equals to H ions concentration and hydroxide ion concentration. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1.0 10 to the power minus 14. यहाँ से आ जाएगा H प्लस, यहाँ से आ जाएगा 0.2. ये 0.2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1.0 10 to the power minus 14 divided by 0.2 is equals to H ions concentration. And by using log, minus log and minus log, तो ये हमारे पास बन जाएगा pH, और यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा, that is equals to 1 exponent minus 14 divided by 0.2, so minus log answer. It is 13.3. ये दो pH आ गई हमारे पास. The third thing is volume which is required for the neutralization. तो हम ये एक heading दे देते हैं कि volume जो है of titrant कितना चाहिए होगा, मतलब एंड पॉइंट के लिए. इसके लिए आपको बताया था कि हमें फॉर्मूला यूज करना होगा C1E1 वाला. तो यहाँ पर हम इक्वेशन लिखते हैं, हमारे पास है H2SO4 and sodium hydroxide. तो इट्स अ डाइबेसिक एसिड, इट हैज प्रोड्यूसेस 2 हाइड्रोजन आयंस, जबकि ये एक OH आयन प्रोड्यूस करता है. तो ये कॉम्प्लिकेटेड केस भी आपके साथ डिस्प्ले कर रहा हूँ. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, ये बन जाएगा Na2SO4 एंड 2 वाटर बनेंगे इसमें. अब अगर इसके ऊपर CV अप्लाई करते हैं, CV/N एंड इसका भी CV/N, तो H2SO4 जो है that was initially present, इसकी concentration volume लिखना होगा 50 and 0.05. हमने लिखा 0.05 is the concentration, volume was 50, मोल इसके इक्वेशन में 1 है. सेकंड वाले की concentration जो है that is 0.2, वॉल्यूम उसका जो है हमें फाइंड करना होगा. वो तो जो भी देगा ज्यादा ही देगा, उसने दिया तो है एक्चुअली, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि मैंने 80 सेंटीमीटर क्यूब ऐड किया, क्या होगा उसने हमें फाइंड करना है. उसके मोल्स इक्वेशन में 2 हैं. इफ वी सॉल्व इट, हमारे पास देखते हैं कि आंसर क्या आता है इसका. तो 0.05 into 50 and into 2 हो जाएगा and divide by 0.2 हो जाएगा. इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 25 सेंटीमीटर. देखिए 3 पॉइंट्स हमारे पास निकला है, एक pH जो है 1 है, एक 13.3 है और एक जो है 25 पे. तो हम यहाँ पे चलते हैं और हमारे पास जो है ग्रेड बनाते हैं. यहाँ पे ये ग्रेड हो गया हमारे पास. देखिए इसमें 80 तो उसने ऐड किया था, ये बात हम लिख लेते हैं. यहाँ पे ये भी लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड स्लैश सेंटीमीटर क्यूब. इस एक्सिस पे pH आ जाएगी 7 कर दिया, इसको मैंने मार्क्स को 1 कर दिया और इसको मैंने जो है 13 कर दिया. तो हमारे पास जो pH क्या क्या आ रही है, एक आ रही है हमारे पास 1, एक आ रही है 13.3. हमने यहाँ पर एक लाइन खींची 1 पे, स्टेट कर दिया इसको. एक है 13.3, तो थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा आपको. 13.3 पर लाइन खींच दी. और यहाँ पर जो इसको मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि इसको मैंने 13.3 कर दिया मार्क. एंड 25 पे इसको न्यूट्रलाइज करना है. तो अगर जहाँ पे भी आपका 80 था, उसके बाद जो है 40 होगा, फिर कहीं पे भी 25 होगा, उस पर आपने मार्क करना था इसको. तो लेट्स से आपके पास ये हो गया 40, तो यहाँ पे होगा तकरीबन 25 सेंटीमीटर क्यूब ग्रेड बना होगा आपके पास. तो आपने एक लाइन जो है यहाँ पे भी खींचनी है. तो 25 सेंटीमीटर क्यूब पे आपने एक लाइन पर्टिकुलर यहाँ पे खींच दी. अब जो है स्टार्टिंग क्या होगा, एंड क्या होगा, तो आपको ये देखना था. आपको बताया था कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके अपोनेंट से स्टार्ट करेंगे. दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो द स्टार्टिंग pH विल बी फ्रॉम एसिडिक साइड. तो ये बात जो है
हम यहाँ पे लिखेंगे कि स्टार्टिंग जो पीएच होगी हमारी दैट विल बी 1 एंड जो है 13.3 पे नहीं होगा बल्कि उससे थोड़ा सा नीचे होगा और 80 तक हमें रोकना है इसको। अब जो है ये स्ट्रॉन्ग है तो हमने यहाँ से लाइन को स्ट्रेट रखा कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा आप रूलर से भी कर सकते हैं, इसको लाइन को लगा सकते हैं, ज्यादा कर्व हो रही है यहाँ से। इस तरीके से यहाँ से भी ये स्ट्रॉन्ग था, यहाँ से। लेकिन ये आपके पास, ये असल में तो हम अभी इस वक्त तो ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली तो बनती किस चीज से, पॉइंट से बनती है आपके पास। मतलब यहाँ पे पॉइंट लगे होंगे, आपने पीएच को नोट किया होगा, इस तरीके से आपके पास आप इनको ड्रॉ करते हैं तो आपके पास एक शेप आती है। अब जब ये शेप आ जाती है प्रैक्टिकली, जब आपके पास आ जाती है तो आप इस कर्व की में से जो है दो चीजें काम करते हैं, एक इक्वलेंस पॉइंट निकालते हैं आप इसमें से, और एक जो है आप इसमें से एंड पॉइंट निकालते हैं। करना क्या होता है, तो आपके पास अगर ये कर्व आ जाती है, मतलब इस तरीके से, ये पॉइंट्स मैंने वैसे इसमें इंडिकेट कर दी जो आप मार्क करते हैं, तो आप इसमें इक्वलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट अगर आपको ये कर्व बना के दे दी, कहा कि इसमें इक्वलेंस पॉइंट आप निकालते हैं और एंड पॉइंट निकालते हैं, तो आपने क्या करना है। देखिए इसका ये जो वर्टिकल पार्ट नहीं है, ये वाला वर्टिकल जो पार्ट है कर्व का, आपने इसमें रूलर रख के एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। हमने तो ऑलरेडी खींची हुई थी इसमें अपने अंदाजे करने के लिए। तो आपको करना क्या है, मैं कलर तो डिफरेंट यूज कर रहा हूँ, आपको एक स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ से इस तरीके से खींचनी है, खींच दी। अब ये लाइन जो है यहाँ तक चली है और यहाँ तक इस कर्व के साथ चली है। ये जहां पर इंटरसेक्ट करेगी, जहां पर एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एंड पॉइंट। आप देखें जिस एक्सिस को टच किया है वहां पे है क्या, उस एक्सिस पे वॉल्यूम है, तो एंड पॉइंट क्या होता है, वॉल्यूम होता है कि जहां पर भेज ना। आपके पास ये पूरा जो आपके पास ये आ रहा है, इसका मिड निकालना है। मतलब फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग रूलर, तो आपके पास जो है इसकी लेंथ जो है पूरी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ आ रही है 10 सेंटीमीटर आ रही है। इसका जो 5 होगा, इसका जो बिल्कुल मिड होगा, वहां से आपने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे देखना है। इसका जो मिड आ रहा है तकरीबन यहाँ पर, यहाँ से आपने एक लाइन जो है इस तरफ, तो यहाँ से जो आपके पास आएगा इसके मिड से, थोड़ा सा इसमें तो एनालिसिस सेवन कर देता हूँ इसको, ऐसे। तो यहाँ से आपके पास जो आता है, ये आता है आपके पास इक्वी बैलेंस पॉइंट। इस एक्सिस को चेक करें तो आपको नजर आएगा कि इस एक्सिस पे एक्चुअली आपने फाइंड क्या किया। इस एक्सिस पे जो है आपके पास पीएच है, तो इक्वलेंस पॉइंट जो है वो पीएच होती है। अब इन दोनों की डेफिनेशन करने जा रहा हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ कैसे किया हमने। इसको हम रिमूव कर देते हैं अभी फिलहाल आपके सामने। आपके पास लेट से ये कर्व आ गई थी आपके पास, ये रेड में आपके पास ये कर्व जो है ड्रॉ करके दे दी भाई ने आपको, और अब आपसे कह रहा है कि आप इक्वलेंस पॉइंट निकालें। सबसे पहले आपने जो है इसका जो वर्टिकल पार्ट जो है ये वाला, इधर रूलर रख के एक लाइन खींचनी है ये। अब क्या करना है आपने, जिस जगह तक ये इसके साथ कॉन्साइड चल रही थी, यहाँ तक और यहाँ तक आपने 2 मार्क लगा देना है यहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा, अब ये जो एक्स एक्सिस पे गिरी है लाइन यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ से आपके पास एंड पॉइंट आ जाएगा। तो एंड पॉइंट निकालना हो तो क्या करना है, वर्टिकल लाइन का जो एक्स एक्सिस पे गिरेगी उसे निकालेंगे एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होता है, द वॉल्यूम वेयर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हैज टेकन प्लेस ना। इक्वलेंस पॉइंट निकालने की क्या करना है आपको, इन दोनों का जो मिड डिस्टेंस होगा वहां से आपको y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर फेंकना। इसका जो मिड होगा, मतलब फॉर एग्जांपल द लेंथ ऑफ दिस इज 10 सेंटीमीटर, तो आपने 5 पे फेंकना। अगर 20 है तो आपने 10 पे फेंकना, अगर 5 है तो 2.5 पे फेंकना। तो रूलर से आप ये इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, और इसकी बेस के ऊपर जो है हम इसको ऐसे यहाँ पे परपेंडिकुलर फेंका, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इक्वलेंस पॉइंट। अब इन दोनों की डेफिनेशन की बात करते हैं, तो देखते हैं दोनों की डेफिनेशन क्या बनती है। नंबर 1, एंड पॉइंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एंड पॉइंट की डेफिनेशन हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ titrant used for complete neutralization.
मैं मार्क कर देता हूँ वॉल्यूम ऑफ दैट। द सेकंड इज इक्विलेंस पॉइंट क्या होता है, हमने लिखा है यहाँ पर इक्विवेलेंस पॉइंट, उसको हमने मार्क कर दिया। अब इक्विवेलेंस पॉइंट की डेफिनेशन हो जाएगी pH of resulting solution when both reagents are exactly in same amount। as per इक्वेशन या मोलर रेशियो के हिसाब से हो। इसको फिर मार्क कर देता हूँ। इक्विवेलेंस पॉइंट पीएच होती है जबकि एंड पॉइंट वॉल्यूम, एंड पॉइंट जो है वो वॉल्यूम होता है और इक्विवेलेंस पॉइंट जो है पीएच होती है। इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो चेंज होता रहता है, केस टू केस वेरी करता है, और ये बात अभी आपको लिख के देते हैं, फिर इंशाल्लाह इसको साथ साथ टाइमली हम इसको प्रूव करने जाएंगे। अगर आपके पास पहला केस जो है आपके पास इक्विवेलेंस पॉइंट के साथ क्या होगा, हमने यहाँ पे लाइन खींची, एक यहाँ पे लिखा हमारे पास केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो हमारा जो इक्विवेलेंस पॉइंट होगा वो क्या पीएच बनेगी इसकी। दूसरी बात है कि हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है लेकिन वीक बेस हो जाए तो उस वक्त इक्विवेलेंस पॉइंट जो है क्या होगा। तीसरा, वीक एसिड हो जाए हमारे पास वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए तो इस वक्त इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होगा उसकी तरफ होगा इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है, वो टेक्निकली आपको फिर बाद में प्रूव भी कर देंगे। जो स्ट्रॉन्ग होगा उसमें उस तरफ होगा। अब पहले केस में दोनों ही स्ट्रॉन्ग है इसलिए 7 होगा। दूसरे वाले केस में एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब कि लेस देन 7 होगा फिर। और तीसरे वाले केस में बेस स्ट्रॉन्ग है इसलिए मोर देन 7 होगा। तो हम ये केसेस करेंगे, कर्व बनाएंगे तो उसमें जो है हमें ये बात आहिस्ता आहिस्ता ये वाली बात भी समझ आ जाएगी, ये भी क्लियरली इंडिकेट हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये केसेस थे, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड को और स्ट्रॉन्ग बेस को कंप्लीटली कैलकुलेशन के साथ जो है आपको समझाने की कोशिश की। तो आपको जो एक छोटी सी चीज दिखाते हैं उसके बाद जो है फिर इसको हम जो है आगे जो है कंटिन्यू करते हैं इसको। यहाँ पे हम इसको A titration curve is a graph which shows how the pH of an acid solution changes as a base is added to it, or how the pH of a base solution changes as an acid is added to it. Here we'll consider the addition of a strong base to a solution which is initially a strong acid. The base is in the burette and the acid is in the beaker below it. The strong base we'll use in our example is 0.1 molar NaOH, and the strong acid we'll use is 0.1 molar HCl. We have added 25 milliliters of 0.1 molar HCl to the beaker. A pH meter will be used to monitor the pH of the mixture in the beaker below the burette. What we'll do is draw a graph of the pH in the beaker versus the volume of NaOH added to the HCl in the beaker. We'll start with the pH before NaOH is added at all. At this point, we have 0 moles of NaOH present, and 25 milliliters, or 0.025 liters, times 0.1 mole per liter equals 0.0025 moles of HCl. Because all we have in the beaker is 0.1 molar HCl, the hydronium ion concentration is 0.1 molar, and the pH is equal to 1. Now we'll open the stopcock and slowly add 10 milliliters of NaOH to the beaker. Watch what happens to the pH. As a result of adding 10 milliliters of NaOH, the pH rose to 1.37. It can be shown that when 10 milliliters of 0.1 molar NaOH is added to 25 milliliters of 0.1 molar HCl,
that we've added 0.001 moles of NaOH to 0.0025 moles of HCl. So the acid HCl is in excess. This explains why the pH is still quite low at this point. Now we'll add more NaOH to the beaker until we get to a volume of 24 milliliters of NaOH added. Watch what happens to the pH. The pH at 24 milliliters has gone up to 2.69. Notice it is starting to increase at a faster rate. Calculations show that we've now added 0.0024 moles of NaOH to 0.0025 moles of HCl. The acid is still in excess, but not by as much as it was before. Therefore, the pH is higher. Now we'll slowly add just one more milliliter of NaOH to give us a total of 25 milliliters of NaOH added. Notice how quickly the pH rises here. The pH at this point has gone all the way up to 7. Remember, if we assume that we're at 25 degrees, a pH of 7 means the solution is now neutral. This is a special point in this titration. It's called the equivalence point. At the equivalence point, we added 25 milliliters, or 0.025 liters, of 0.1 molar NaOH, which is 0.0025 moles, to 0.0025 moles of HCl. The equivalence point is defined as the point at which just enough base is added to neutralize all of the acid. The NaOH and HCl will completely react with each other with no excess of either reactant. The coefficients in the balanced equation are all 1, so we see that 0.0025 moles. Like all salts form from the neutralization of a strong acid with a strong base, NaCl is a neutral salt. At the equivalence point, there is no strong base or strong acid remaining. All there is present is water and a neutral salt. And that's why the pH at the equivalence point of all strong acid, strong base titrations is 7. After the equivalence point, we'll slowly add just one more milliliter of NaOH to give us a total of 26 milliliters of NaOH added. Notice how quickly the pH increases here. Notice that it went from 7 all the way up to 11.29 with the addition of just 1 ml of NaOH. We can see that small changes in the volume of NaOH make big changes in pH when we're close to the equivalence point. At the 26 milliliter mark, we have added 0.0026 moles of NaOH to 0.0025 moles of HCl. So the base NaOH is now in excess. Therefore, the pH is above 7. Now we'll add NaOH until the volume of NaOH is 50 milliliters. Notice the pH continues to go up, but not as quickly as it did when we were close to the equivalence point. The pH after adding 50 milliliters of NaOH to 25 milliliters of HCl is 12.52. At the 50 milliliter mark, we've added 0.005 moles of NaOH to 0.0025 moles of HCl. The base NaOH is in excess enough to make the solution quite basic. Hence it has a high pH. Now we'll take a look at a strong acid strong base titration curve and review its main features. Because we're starting with a strong acid, the acidity typically starts out high, so the pH starts out with a low value. For example, in 0.1 molar HCl, the pH is equal to 1. When we add the base, the pH goes up gradually, but when we get near the equivalence point, the slope of the titration curve shows a sharp increase. In a strong acid strong base titration curve, there is a long section of the graph that is almost vertical. Right in the center of the almost vertical portion of all titration curves is where the equivalence point is represented.
It is important to remember that the pH at the equivalence point of any strong acid strong base titration is always equal to 7. This is because at the equivalence point the strong acid and the strong base completely neutralize each other. And all we're left with is water and a neutral salt. So the mixture is now neutral and the pH is equal to 7. After the equivalence point, when the base is in excess, the curve resembles a reverse reflection of what it was before the equivalence point. Notice the curve has sort of an S shape. The best indicator for the titration depicted by this curve has a pH range that is somewhere on this almost vertical section. So any indicator that has a pH range somewhere between 3.6 and 10.4 would be suitable for this titration. So theoretically, any of these indicators would be suitable to use for this titration. We see that the volumes corresponding to these 2 points have very little difference in value, so even a drop or two of the base would be enough to change the color of any of these indicators. Although any of these indicators are suitable, the best indicators are ones which have the pH of the actual equivalence point within their range. Rhone-Thymol blue, phenol red, or neutral red would all be excellent indicators for all strong acid strong base titrations, because the pH at the equivalence point of all strong acid strong base titrations is 7, and 7 is within the ranges for these 3 indicators. The volume of base required to reach the equivalence point of any titration can be determined by drawing a straight vertical line down from the equivalence point, like this. The value on the x-axis where this line hits the axis is the volume of base required. We can see that in this titration, it is 25 milliliters. Okay, beta. Have you seen? You have seen the video. एक आपके सामने animation video इस तरह लगाई थी, display की थी, and there he has the person there has used the choice of indicator. वो अभी हमने नहीं किया. Choice of indicator जो है सारी कर्व जो हम करवा देंगे complete. उसके बाद जो इंशाल्लाह पे जो है वो last topic जो है वो भी करवाएंगे इसका कि different indicators we were using there. तो उसको जो है उसको अभी हम demonstrate करेंगे. तो हमारे पास जो है फर्स्ट केस हो गया. नाउ नेक्स्ट लेसन जो है उसमें हम करेंगे वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का जो है केस करेंगे, साथ ही हम करेंगे वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, तो ये दोनों केसेस जो करेंगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो तब तक के लिए जो है आप लोग जो है इस सारे काम को जितना काम है आपका इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप लोग उसको सॉल्व करें इंशाल्लाह. थैंक यू, टेक केयर, हाफिज.